हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल महाकाल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपके लिए पर डे एक हिंदी की वीडियो लाते हैं, वैसे ही आज हम आपके लिए हिंदी की और वीडियो लेकर आए। उसके पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया, ठीक है, और समास आपका चैप्टर फिनिश हो गया है पूरा। और इसके अलावा क्या क्या पढ़ाया वो तो आप जानते हो, चिन्ह पढ़ाए हैं, ठीक है, चिन्ह पढ़ाए थे और कुछ थोड़ा बहुत हिंदी में पढ़ाते रहते हैं। तो आज लोगों की डिमांड पे ही हम नया चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को आज हम स्टार्ट करेंगे और संज्ञा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा में क्या है, संज्ञा कहीं पे 3 प्रकार की हो जाती है, कहीं पे 5 प्रकार की हो जाती है। कहीं में क्या होता है कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके 2 टाइप हो जाते हैं, उसको समूहवाचक में भी चेंज कर दिया जाता है और उसको द्रव्यवाचक में भी डाल दिया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा दिक्कत इस टाइम हो रही है। कभी पूछा जाता है कि संज्ञा 3 प्रकार से क्यों होती है, कभी होता है कि संज्ञा 5 प्रकार से क्यों होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। कभी कभी वही व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है और कभी वही जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, आज संज्ञा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको लिंक को शेयर कर दीजिए और सबको बुला लाइए। कम से कम भाई, कम से कम 20 वाचिंग तो दे ही दो। इतनी गर्मी हो रही है, फैन बंद करके सब पढ़ाना पड़ता है, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग शेयर करते रहिएगा। और मैंने लाइव क्लासेस लेना इसीलिए बंद कर दिया कि मैं बीच में कमेंट किसी की नहीं पढ़ पाती हूँ। कमेंट पढ़ने से होता है कि दिमाग थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बातें ही करते रहो, पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, केवल और केवल अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सुकून से पढ़ो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपका जो मन वो करते रहना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करो या नहीं करो कोई बात नहीं, मेरा जो काम है वो हम करेंगे। देखिए, तो संज्ञा हम पढ़ाएंगे। ध्यान रखिए कि संज्ञा जो है, संज्ञा कहाँ से आई, ये चीज़ पे ध्यान रखना। ठीक है, पहले मैं देख लेते संज्ञा कहाँ कैसे आई, कहाँ से आई। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर में इंक प्रॉब्लम है, उसको सही करवाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या बनता है। सबसे पहले एक अक्षर होता है, अक्षर। ठीक है, जिसका क्षरण ना किया जा सकता, अक्षर। ठीक, अक्षर हमारा जैसे ये हमारा हो गया अक्षर क। ठीक, ये अक्षर हो गया, संपूर्ण नहीं है, अक्षर है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ण। वर्ण क्या होता है, पूर्ण उसको कर दो। ठीक है, का कर दिया, ये आपका वर्ण हो गया। ठीक है, वर्णों को मिलाकर ही क्या बनता है, वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, शब्द। लेकिन वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के कैसे सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। जिसका एक वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, मतलब कि वर्ण मिलाकर हम कुछ ऐसा बनाएं कि उसका कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे कमल हम बोलेंगे तो कमल का एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन कल, ठीक है, लेकिन जैसे कि मकल कर दें इसको, यहीं पे भी माँ कर दे, का कर दे, ला कर दे, मकल कर दें, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया कि शब्द तब बनता है जब वर्णों का सार्थक समूह हो। ठीक, उसका सार्थक अर्थ निकल रहा, तब आपका क्या बनता है, शब्द। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, शब्द हमेशा क्या होते हैं, शब्द आपके हमेशा होते हैं स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र, शब्दों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। बहुत भाई गर्मी, पसीना बहुत आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो शब्दों का जो प्रयोग है वो हम कैसे कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। एक मार्कर नीचे गिर गया। स्वतंत्र रूप से हम क्या कर सकते हैं, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अब आप जान गए होंगे तो ठीक, नहीं जान पाएंगे तो कोई बात नहीं। अब देखिए, हमने क्या बताया, शब्दों का प्रयोग हम सार्थक रूप से कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि पद और शब्द में क्या अंतर है, पद और शब्द में क्या अंतर है? अगर पेपर में पूछ दिया जाए तो बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनेगा और इसको वही कर पाएगा जिसे क्लियर उसका आंसर पता है। ठीक है, पद और शब्द में क्या अंतर होता है। देखिए, शब्द को हमने क्या बताया, शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा मोहन, ठीक है, गाना, ठीक है, गाता, ये सब क्या है, इनका एक अर्थ भी निकल रहा है और ये सब क्या है, स्वतंत्र है। इनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पद क्या होते हैं, जब इन्हीं शब्दों का, ठीक है, इन्हीं शब्दों को वाक्य में बदल देते हैं, वाक्य में बदल दें, जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में बदल दें, ठीक है, मतलब इन्हीं को एक हम सेंटेंस रूप दे दें, जब इनको हम एक सेंटेंस के रूप में यूज़ कर लेंगे तो ये सब हो जाएंगे पद। जैसे कैसे, मोहन गाना गाता है, हमने कहा मोहन गाना गाता है।
ठीक है। जब मैंने कहा कि मोहन गाना गाता है तब समझ में ये आ रहा है कि ये पूरा एक सेंटेंस हमारा बन गया है, ठीक है, जो कि ये अब आपका क्या हो गया है, पद हो गया है। ये आपका क्या है, पद है, ये आपका क्या है, पद है। लेकिन इसके पहले ये पद नहीं थे, ये सब क्या थे, सब अलग अलग लिखे थे, स्वतंत्र थे, तो ये सब क्या थे, शब्द। आई होप आपको आज पहले इतना तो समझ में आ गया होगा कि पद क्या है, शब्द क्या है, पद कैसे अलग होते हैं और शब्द कैसे हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये जो पद होते हैं, पद के अनेक भेद होते हैं, ठीक। पद जो होता है ये पद के भेद होते हैं। जैसे कि पद के भेद कैसे समझ लीजिए, जैसे ये मोहन है, ठीक है, ऐसे समझो, समझाते चलें। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक इतनी जल्दी नहीं। संज्ञा तो हर कोई पढ़ाता है कि संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, 5 प्रकार की होती है, ये सब पढ़ना है, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर करते चलो, ठीक है। अब हमारा क्या मतलब है कि हमने आपको क्या बताया, पद के भेद, पद के भेद, ठीक है। ये सब संज्ञा वगैरह ये सब पद के भेद में ही आती है। देखो जैसे हमने कहा मोहन, तो ये आपका जो मोहन है, इस अलग अलग सबकी पदवी होती है। जैसे मोहन है तो मोहन की भी बहुत सारी पदवियां हैं। कैसे पदवी मोहन की बहुत सारी हैं, देखो मोहन को हम बहुवचन के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, मोहन का बहुवचन कर दो, ठीक है। या मोहन का बहुवचन नहीं है तो मोहन को लिंग चेंज कर दो, तुम मोहन का लिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। कि मोहन एक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मोहन एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। मोहन प्राणी है कि वस्तु है कि जानवर है कि मतलब क्या है, ये भी देख सकते हो। नॉन लिविंग है कि लिविंग है, मतलब जीवित है कि अजीवित है, ठीक है। अपराधी, इस तरीके से मतलब हम सबको देख सकते हैं, इसको कोई भी पदवी दे सकते हैं, ठीक है। पूछा जाए तो आप ये भी बताओगे कि मोहन क्या है, कर्ता है, इंग्लिश में देखते हैं तो बोलते हैं सब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं, मोहन को बहुत सारी पदवियां दे सकते हैं, मोहन को लिंग के रूप में बदल सकते हैं, मोहन, ठीक है। और कुछ भी मतलब इस तरीके से, जैसे किताब हमने लिख दिया यहाँ पे, किताब, अभी आप यहाँ पे किताब लिख दो। आप किताब का क्या करोगे, किताब को पदवियाँ दो। सबसे पहले तो किताब आपका क्या है, किताब एक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। फिर किताब क्या हो जाएगी, किताब आपका, किताब को बहुवचन में कर सकते हैं, हाँ, एक वचन बहुवचन में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको किताब का स्त्रीलिंग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अब यही चीज़ें हैं कि काल के आधार पे, कारक के आधार पे कर्ता चिन्ह लगते हैं ना, तो कारक के आधार पे और आपका किसके, बहुवचन के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन सब चीज़ के आधार पे हम इनको क्या करते हैं, पदवियाँ देते हैं। तो पद के भेद होते हैं। अब आप देखेंगे कि पद के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो पद के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। समझ में आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट एक मारो फटाफट, इसका तुरंत ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पद के भेद, तो पद के भेद हमारे कितने होते हैं, पद के भेद होते हैं हमारे 2, ओके। कौन कौन से, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। सबको शेयर कर दो भाई, 2-2 लोगों को तो बुला ही लो। पद के भेद, पद के भेद, पद के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से, एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। इन्हीं को क्या बोलते हैं, अव्यय। इनको क्या बोलते हैं, अव्यय, मतलब जिसका व्यय ना हो, ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं ये, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हम ही आपको अभी दें। जैसे हमने कहा राम, ठीक है, कोमल, राम कोमल पुस्तक, ठीक है, राम कोमल शीतल पुस्तक और यथा। अब बताइए कि इसमें अविकारी शब्द कौन सा है, बस नॉर्मल क्वेश्चन यही बनेगा। संज्ञा का आपका क्वेश्चन सिलेबस में क्या होता है, संज्ञा दी जाती है, तो सिलेबस में संज्ञा दी गई है, लेकिन आपसे बस संज्ञा से एक ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नहीं पूछेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, नहीं पूछेंगे। वो ये पूछ सकते हैं कि आपका जो है इसमें कौन सा विकारी शब्द है और कौन सा अविकारी शब्द है, इतने बस पूछ लेंगे, ठीक। और जब इतना पूछेंगे तो इतना पूछने में ही आप कर पाओगे तो ठीक, नहीं कर पाओगे तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन हुआ गया। तो देखिए इसको हम समझा देते हैं, फिर आप आराम से पहचान लोगे। विकारी शब्द वे होते हैं ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, ठीक है, लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रयोग करने से परिवर्तन हो जाता है। आदि का प्रयोग करने पर, आदि का प्रयोग करने पर
परिवर्तन होता है। अब हमारे पास स्लाइड नहीं है जो हम आपको छपा छपाया दे देंगे, हमको हाथ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है मतलब परिवर्तन हो जाता है या होता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, आप उसको लिंक, पुस्तक लिखा आपने, पुस्तकें कर दो, ठीक है, मतलब बहुवचन बना लिया ना, वचन के आधार पे उसमें परिवर्तन आ गया, ठीक है। हमने बकरा लिखा तो बकरी कर दिया, मतलब उसकी लिंग के आधार पे परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन हो रहा है ना। तो कुल मिला के विकारी शब्द क्या होते हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है। एक अक्षर में मतलब एक शब्द में याद रखेंगे तो परिवर्तन हो जाता है। डिफिनेशन आपकी ये है। अब ये जो होते हैं कितने होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कहाँ से आई है हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट संज्ञा नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन, एक सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और कौन सा हो जाएगा, विशेषण। क्रिया अलग होता है, विशेषण अलग होता है, और क्रिया विशेषण एक में ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्रिया मतलब कोई भी कार्य किया गया है, विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताई गई है, और क्रिया विशेषण मतलब किसी क्रिया की विशेषता बताई गई है। अंतर है सब में। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं कि क्रिया पेपर में जैसे आता है क्रिया विशेषण, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाते हैं क्रिया पूछा गया कि विशेषण पूछा गया, क्रिया विशेषण पूछा गया है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये सब अलग अलग होता है। तो आई होप आपको विकारी शब्द समझ में आया होगा। अब अविकारी शब्द क्या होता है, बस सेम ऐसे शब्द, ऐसे लिख लो, ऐसे शब्द जिनमें क्या होता है, जिनमें आपका वही यही सब रहेगी डिफिनेशन में आपके, जिसमें लिंग, ठीक है, कारक वचन, ये सब चीज़ें लिख लेना। लिंग, कारक वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे इसके जैसे देखो, जैसे हमने कहा इधर, अब इधर को तुम चेंज करके दिखाओ। जैसे हमने कहा इधर, इधर आओ, अब इधर का तुम बहुवचन बनाओ, बहुवचन बनेगा, नहीं बनेगा। इधर का तुम स्त्रीलिंग करो, पुल्लिंग करो, बनेगा, नहीं बनेगा। इसको काल के आधार पे चेंज करो, चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इधर ये क्या है, एक स्थिर शब्द है, इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ना कर्ता के मतलब कुछ नहीं, काल के आधार पे नहीं, वचन के आधार पे नहीं आपका, ठीक है, लिंग के आधार पे नहीं होगा, तो कारक के आधार पे नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर हो गया, उधर हो गया, ओके, एंड यथा हो गया, यथाशक्ति, ठीक है, इस तरीके से शब्द आ जाते हैं जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको ब्रैकेट में आप कर लीजिए अपरिवर्तन, एक शब्द में समझने के लिए बोल लो अपरिवर्तनीय, ठीक, अपरिवर्तन, ये अपरिवर्तन रहते हैं हमेशा। आई होप आपको विकारी अविकारी समझ में अच्छे से आ गया होगा। संज्ञा पढ़ेंगे भी, आज हम संज्ञा पे ही बात करेंगे ना। तो संज्ञा जो है वो किस में आती है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि पद और शब्द में क्या अंतर होता है। मैंने बताया पद जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं। जो शब्द स्वतंत्र होते हैं इनको जब एक वाक्य के रूप में दे दिया जाता है तो ये बन जाते हैं पद, ठीक है। और पदबंध क्या होता है, कोई भी सेंटेंस लिखा है, जैसे श्याम और राम गाना गाते हैं, तो श्याम और राम क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया पद में और शब्द में अंतर बता दिया। अब क्या होता है, जो पद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिनमें परिवर्तन हो जाए। अविकारी का क्या मतलब, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। अब परिवर्तन शब्द में जैसे परिवर्तन किस में होता है, विकारी शब्दों में होता है। तो जो आपके विकारी शब्द वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 4 में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा को। अब पता चला संज्ञा कहाँ से आया। अगर पूछा जाए संज्ञा कैसा शब्द है, संज्ञा किस में आती है, कि वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, तो आप समझ जाओगे विकारी शब्द है। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, ठीक है। और अविकारी शब्द में पूछा होगा यथा लिखा है, ये कैसा है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, संज्ञा है कि क्रिया है, तो सीधे बोल दोगे कि ये अविकारी शब्द है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो यस में बोलो, क्लास को शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करते रहो, ठीक है। चलिए अब आपको संज्ञा पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात है संज्ञा पे, ठीक। और इस मेरे साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलना, क्योंकि हम करते रहते हैं। ऐसा पढ़ो कि दोबारा बार बार ना पढ़ना पड़े। ये नहीं कि आज यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कहीं और पढ़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो और एक चीज़ आपकी क्लियर ही नहीं पढ़ रही, पता चला ज़िंदगी भर संज्ञा ही पढ़ रहे हो। ऐसा मत करना, एक बार पढ़ो ख़त्म करो, आगे चैप्टर पे बढ़ो, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे आज हम, संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, किसी व्यक्ति,
या वस्तु, व्यक्ति वस्तु, ठीक, स्थान, प्राणी, भाव, आदि को कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव आदि को कहते हैं, आदि को कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम बताओ, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम बता दो, कोई भी व्यक्ति हो, लड़का हो लड़की हो, नाम हो, ठीक है। मतलब हमने कह दिया सीता, ओके, सीता हो गया। प्राणी में कोई भी प्राणी आ सकता है, कोई भी एनिमल आ सकता है, कोई भी फल आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, कोई भी पुस्तक आ सकती है, कोई भी नदी, पहाड़, झरना, तालाब, अरे XYZ कोई भी चीज़ आ सकता है, कोई भी महासागर, कुछ भी, ये सब चीज़ें ही आपकी सब संज्ञा ही हैं, ठीक है। जो दिखाई दे रही वो भी संज्ञा है, जो नहीं दिखा रही वो भी कहीं ना कहीं संज्ञा है। जैसे कि अच्छाई, अच्छा, ये मार्कर अच्छा चल रहा है, मुझे दिख रहा है मार्कर अच्छा चल रहा है, तो ये तो संज्ञा है। लेकिन अच्छाई, हमारे में कोई अगर अच्छाई है वो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ कि इसमें कोई अच्छाई है, वो भी किस में आएगी, संज्ञा में आएगी। वो सभी इसके पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तब बताएंगे आपको। सीता हो गया, ठीक है। वस्तु जैसे कि पेन हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है। क्या वो तो अच्छा तो विशेषण होगा, लेकिन वो संज्ञा में भी आएगा, विशेषण तो होगा। अच्छा आदमी, तो इसमें चेंजेस हो जाएगी ना थोड़ा सा। हमारे बच्चे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा क्लियर करते हुए चल रहे हैं ना, क्योंकि वो आराम से बैठ के नोट्स बना रहे हैं, तो उनको भी बताना पड़ जाता है कि ये चीज़ ऐसे होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन था कि अच्छा विशेषण है, अच्छा विशेषण है, जैसे हमने कहा कि अच्छी गाय, तो गाय संज्ञा हो गई, अच्छी इसके विशेषण हो गई। बहुत अच्छी गाय, तो प्रविशेषण लग के आ जाएगा ना। चलो जब विशेषण बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। पुस्तक, पेन, पुस्तक, गंगा, गंगा नदी की बात कर लीजिए आप, आम, ओके, सुंदर, हिमालय पर्वत, हिमालय कर देंगे तो आपको हिमालय पर्वत ही याद आएगा, आपके आस पड़ोस में कोई हिमालय नहीं रहते होंगे, ठीक है, आदि, ओके। इतना समझ में आपको आया होगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, उसके प्राणी भाव सभी के आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कैसे होते हैं, देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद को दो प्रकार से बांट दिया गया है। कहीं कहीं पे संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है और कहीं कहीं पे संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की कैसे होती है वो देखिए, 3 प्रकार की कैसे होती है देखिए। नंबर 1 देखते हैं, आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण, अब आधुनिक वर्गीकरण में हमेशा 3 प्रकार के माने गए हैं। आधुनिक वर्गीकरण में क्या किए गए हैं, 3 प्रकार के माने गए हैं। कैसे माने गए हैं, चलो अभी बता रहे हैं इसको, ठीक है। फिर एक हो जाएगा, चलो बता ही देते हैं। आधुनिक वर्गीकरण में एक तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और एक हो जाएगा सेकंड गणनीय संज्ञा, गणनीय, और सी हो जाएगा अगणनीय। ये जो आपका गणनीय अगणनीय है, कभी कभी तो ये लिखा होता है लेकिन कभी कभी ये नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है, फिर इसी में आपका एक आता है जातिवाचक, तो इसको जो है कभी कभी क्या बोलते हैं, वैसे तो ये जो 3 हैं आधुनिक वर्गीकरण में भी 3 हैं और ये आपका ये भी 3 हैं, तो इसमें गणनीय अगणनीय को ना रख के इसको रख दिया जाता है व्युत्पत्ति के आधार पे। तो इसको आप यहाँ पे इरेज करके हटा सकते हैं, बाई चांस पेपर में आ जाए तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले माना जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद में क्या किया जाएगा, आपका ले लिया जाएगा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा है, इसके 2 उपभेद हो जाएंगे, 2 इसके उपभेद हो जाएंगे। कौन कौन से इसके 2 उपभेद हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा समूहवाचक, इसका हो जाएगा समूहवाचक, और एक इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। ये हो जाएगा द्रव्यवाचक और एक हो जाएगा समूहवाचक। देखिए एक हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक। जातिवाचक के ही 2 उपभेद हो जाएंगे, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब जातिवाचक के बाद में सी आपका बचता है भाववाचक, भाववाचक।
ये कौन सा वर्गीकरण हो गया? ये हो गया आपका आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से 3 संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही 2 पार्ट में उसके 2 उपभेद कर दिए जाते हैं, जिनमें आ जाता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब देख लो व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति भी बोल सकते हैं और इसको उत्पत्ति भी बोल सकते हैं। क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे भी 3 होता है। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और इसमें बी नंबर पे आ जाएगा गणनीय संज्ञा। शायद पहली बार नाम सुन रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे लेवल की थोड़ी सी क्लास रहेगी आपकी, ये कोई भी एग्जाम दोगे टेंशन नहीं होगी। गणनीय संज्ञा, और ये हो जाएगी सी नंबर पे अगणनीय। अगणनीय, ठीक। अब आधुनिक वर्गीकरण ये हो गया। अब आपकी क्या है, परिभाषा के आधार पर देखो या फिर अर्थ के आधार पर देख लो, इसको इरेज कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? तो 5 प्रकार की होती है। कितनी होती है? नोट्स बनाते चलना। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक। कौन कौन सी होती है अर्थ के आधार पर? देखो, सबसे पहले तो आपकी हो जाएगी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये मार्कर अच्छा नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये भी नहीं भैया चल रहा है, भाववाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समझ में आ रहा है ना सभी को? मैसेज करते रहो कि हाँ समझ में आ रहा है। ना समझ में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लाइव चैट में भी कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में भी उसको टाइप करके छोड़ सकते हो, या इसके बाद में आपको कौन सी वीडियो चाहिए उस पर भी आप कमेंट करके बॉक्स में डाल सकते हो। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, और आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से 3 प्रकार की संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके 5 संज्ञा को समझ लेते हैं, बस हम उसके बाद हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इनमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। व्यक्तिवाचक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में आज का क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़े से दिक्कत वाले बनते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन सब में रहता है, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, इसलिए इसको पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाए, ठीक है, किसी विशेष स्पेशल, मतलब समझ लो कि हम आपको समझा रहे हैं, आप केवल समझो, परिभाषा के चक्कर ना पड़ो, परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाएगी। किसी स्पेशल या पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाए, ठीक है। जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाए, ठीक है, व्यक्ति विशेष उसका नाम लिया जाए और हमें पता चल जाए कि उसी की बात हो रही। व्यक्ति विशेष, प्राणी, जंतु, जीव, प्राणी, जंतु, जीव, स्थान का नाम लिया जाए, ठीक है, स्थान का नाम लिया जाए। समझते चलो, समझ में आना चाहिए। परिभाषा यहाँ पे इतना व्यक्तिवाचक संज्ञा की जरूर नहीं है। आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी होगी, 2 नंबर में आ रही है, पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको टिक करना होगा। देखिए, हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया हो और आपका ध्यान जाके उसी पे बैठ गया हो, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा गंगा, अब हमने गंगा कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि देखो गंगा हमने कहा, ओके, गंगा क्या है? एक गंगा नदी है, ठीक है। और गंगा कहने से मुझे केवल गंगा नदी ही याद आएगी, किसी लड़की का नाम होगा तो वो मुझे नहीं याद आएगा। हमने कहा गंगा, सीधे याद आ गया कि हाँ नदी की बात की जा रही है, हमारा दिमाग सीधे नदी पे जाके रुक जाएगा, ओके। अब जैसे हमने कहा राम, तो पर्टिकुलर व्यक्ति राम पे ही जाके मेरा दिमाग टिकेगा, राम भगवान, उस पर उन पे जाके दिमाग हमारा रुक जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम लो, मोर, तो अब ये तो है नहीं कि मोर हम कहेंगे तो हमको कौवा और हंस याद आएगा, नहीं, हमको मोर ही याद आएगा, ठीक है। हमने पर्टिकुलर नाम लिया। लेकिन अभी हम कहते हैं पक्षी,
तो पक्षियों में तो बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, मोर, कौवा, हंस, चिड़िया, बगुला, कबूतर, बहुत सारे। जब बहुत सारे पक्षी वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, हमने कहा पक्षी, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे, चिड़ियाघर में बहुत सारे पक्षी देखे, तब पक्षी क्या हो जाता है, तब पक्षी हो जाता है आपका जातिवाचक, क्योंकि पक्षी जो है एक जात की बात बता रहा है और उस जात में अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि चिड़ियाघर में मैंने मोर को देखा, तो मैंने पर्टिकुलर एक मोर को देखा, मैंने केवल एक पक्षी को देखा, तो मैं बोलूँगी कि मोर क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गंगा, अब हमने कहा हिंद महासागर, तो महासागर तो हैं आपके, ज़्यादा हैं, 5 हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पेशली हिंद महासागर की बात कर रही हूँ। हिमालय, पर्वत, चोटियाँ तो बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, केवल हमने हिमालय की जस्ट बात की तो जस्ट हिमालय, ओके। किताबें तो बहुत सारी हैं, ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कहा रामचरितमानस, रामचरितमानस, ओके। तो ये क्या हुआ, मैंने पर्टिकुलर रामचरितमानस की बात की है, ठीक है। आम, अब ये आम, अब देखो आम आया, अब समझो आम को जातिवाचक संज्ञा में कब रख देते हैं, आम को जातिवाचक संज्ञा में भी रख देते हैं। हमने कहा मुझे फल पसंद है, हमने कहा मुझे फल पसंद है, ठीक है, तो ये आ गया जातिवाचक संज्ञा में। कैसे जातिवाचक संज्ञा में ऐसे आया, फल में तो बहुत सारे फल हो सकते हैं, आम, केला, अंगूर, सेब, संतरा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने कहा मुझे आम पसंद है। अब जातिवाचक संज्ञा से निकल के हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो आ गए, मैंने फल कहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आ गए, लेकिन अभी हम कह दें मुझे आम पसंद है, लेकिन मुझे लंगड़ा आम पसंद है, दशहरा आम पसंद है, ठीक है, दशहरी आम पसंद है। अब जैसे हमने कहा संतूरी आम पसंद है, पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हमारा जो आम है वो सिंपल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहकर वो क्या हो गया है, जातिवाचक संज्ञा ये बन गया है। और ये जो आम, दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, सफ़ेदा आम, ये सब जो चीज़ है वो सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको देखना होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी होती है। क्या देखनी होती है कि हम आम को किस में रख रहे हैं। अगर सेंटेंस को आप पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हमको मुझे आम बहुत पसंद है जिसमें मुझे संतूरी आम बहुत पसंद है। अगर सेंटेंस आपका लिख के आया कि मुझे आम बहुत पसंद है लेकिन उसमें संतूरी आम पसंद है, अब आपको वो संतूरी आम के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा, पूछा जाएगा कि संतूरी आम में कौन सा आपका क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो संतूरी आम में पर्टिकुलर आप लगा दो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर आपसे यही सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में आम क्या है, तो आम आपका जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जैसा हो आप समझते रहो, मुझे बताते रहो। तो हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में एक थोड़ा सा डिफरेंस और बता दें। होता ये है कि जैसे हमने कहा कि, एक मिनट ज़रा सा रुकना, एक मिनट, हमने जैसे कि कहा कि गांधी जी का आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान था। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो गांधी जी का हमारी स्वतंत्रता आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान था, ठीक है। अब बताइए, सेंटेंस लिख दें, गांधी जी का स्वतंत्रता में या देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक, योगदान था, कर दिया। अब हमने लिखा कि भारत की सत्ता पे सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं है, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं है, गांधी परिवार का हक नहीं है। समझो, सेंटेंस ऐसे आया है और सेंटेंस ऐसे आया है, इसमें गांधी क्या है और इसमें गांधी क्या है, समझ लो। अगर इतना समझ में आया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आपकी कभी दिक्कत नहीं करेगी। हमने कहा गांधी जी का देश को स्वतंत्र कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। स्पेशल केवल गांधी जी हमको याद आएंगे कि हाँ, गांधी जी एक हाथ में पुस्तक पकड़े, एक हाथ में लाठी पकड़े हैं, गांधी जी ही थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनका काफ़ी हाथ था। तो ये तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा, पर्टिकुलर गांधी जी की बात करी जा रही है। अब हमारा यहाँ पर बन गया ये कौन सा, ये बन गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब यही व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाता है, सेंटेंस पे फोकस करना होता है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। अब हमने कहा कि भारत की सत्ता पे सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं है, परिवार मतलब टोटल गांधी परिवार की ही बात हो रही है, गांधी कोई एक नहीं है, गांधी तो परिवार हो सकता है ना। जैसे मिश्रा, मान लो मैं प्रियंका मिश्रा हूँ, तो मैंने कहा कि प्रियंका मिश्रा का मतलब हमने जैसे कहा कि हिंदी प्रियंका मिश्रा अच्छी पढ़ाती हैं,
तो इसमें प्रियंका मिश्रा पर्टिकुलर आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। लेकिन हमने कहा कि मिश्रा परिवार में सभी हिंदी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो मिश्रा परिवार में तो कोई भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं प्रियंका मिश्रा ही हो, रोहित मिश्रा, शिवा मिश्रा, विशाल मिश्रा, दुनिया भर के मिश्रा कोई भी हो सकते हैं ना। तो ये एक क्या हो गया, जाति का बोध करा रहा है, मिश्रा एक जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से गांधी एक जाति का बोध करा रहा है, इसमें कोई भी गांधी हो सकता है। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया? आई होप आया होगा आपको। वैसे ही हमने यहाँ पे बताया, जैसे हमने कहा कि मेरे घर में जो है, मेरे घर में गाय हैं, ठीक है, मेरे घर में गाय हैं जिनमें से आपकी जर्सी गाय बहुत अच्छा दूध देती है। मैंने कहा कि मेरे घर में बहुत सी गाय हैं और उनमें से जर्सी गाय बहुत अच्छा दूध देती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमने लिखा कि मेरे घर में बहुत सी गाय हैं, उनमें से जर्सी गाय बहुत अच्छा दूध देती है, तो जो जर्सी गाय हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वो पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गायों में भी स्पेशल अलग अलग जाति की गाय होती हैं, कोई अलग गाय है, कोई अलग गाय है। और जो गाय होगा वो गाय एक समूह को दर्शा रहा है, गाय ने एक जाति को दर्शा दिया है कि ये गाय है। अब वो अनेक प्रकार की गायों को बताएगी कि कहीं कोई दूसरी गाय, हरियाणवी गाय और कोई भी गाय अलग अलग होती हैं, तो वो सब अलग अलग, साहिवाल, गिरी, सब अलग अलग होती है ना। तो जब हमने कहा कि गिरी गाय अच्छा दूध देती है, तो स्पेशल गिरी गाय की बात करी जा रही है, तो गिरी गाय जो होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, जबकि यहाँ पे जो आपका गाय है वो जातिवाचक संज्ञा में पहुँच जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये इतना वीडियो, क्या समझ में आया? अगर आया हो और संज्ञा चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो अब हम सेकेंड पार्ट में कल आपको देंगे, मतलब बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगी। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार सबको शेयर कर देना, लाइक कर देना, प्रभु देवी देवताओं लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखते रहना। ओके, जय हिंद, जय भारत।